बच्चा लोग, सबसे पहले बेटा सर को वेलकम कर दो भाई। सारे सर को थोड़ी ताली तुली की आवाज आनी चाहिए अच्छे से। मैं आपको सर के बारे में बताता हूं। मैंने जब से सर की क्लासेस देखी ना, खुद डीटी की, सर मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली। और उसके बाद जितने बच्चों को भी मैंने सर की क्लासेस यहां पर रेकमेंड करी हैं, सारे बच्चे ऑटोमेटिकली सर के फैन हो गए। तो मैंने सर को बोला, मैं कहा सर बेटर किया हम लोग सीए इंटर की ओरिएंटेशन आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मैम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले सर से शुरू करते हैं क्योंकि सर का टाइम प्रेशियस है। ठीक है, तो बेटा जितने बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन करा है ना, वो भी एक काम करो, कोशिश करो अपने कैमराज ऑन कर लो, ताकि एक बार हम लोग आराम से सर को सुन सकें। सर, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी बच्चे पंजाब से कनेक्टेड है, सत श्री अकाल। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि जितना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है शायद कोई और दे पाता, क्योंकि मैं खुद पंजाब 2-3 बार आया हूँ, मैंने देखा है बहुत ही प्यारे लोग हैं। बहरहाल, आप में से कई बच्चे भी फाउंडेशन क्लियर हो चुके हैं और कई बच्चे हैं जो डायरेक्ट एंट्री से आए होंगे। मैं सभी को पहले यहाँ का लेवल समझा देता हूँ। देखो, फाउंडेशन जो तुम क्लियर हुए हो ना दोस्त, ये सिर्फ एक डेमो था इस पूरे कोर्स का। जेन्युइनली स्पीकिंग, जो फाउंडेशन है, सब मेरा आवाज क्लियर है ना हाँ सभी हाँ को? सर, एकदम परफेक्टली सर, एवरीबडी ओके। इज एबल टू हियर। ओके। तो जो फाउंडेशन क्लियर हुआ हो ना, वो सिर्फ ये दिखाता है कि तुम में कैपेबिलिटी है स्पोर्ट्स में रहने का। हम कई बार है ना एक भ्रम में होते हैं। मैं हमेशा से लेक्चर में भी कहता हूँ कि आदमी घर में कम और भ्रम में ज्यादा जीता है। तो हमारा भ्रम क्या होता है कि हमने फाउंडेशन क्लियर कर लिया यार, 200+ मार्क्स आ गए, अब तो सीए आसानी लग रहा है। नहीं होता ऐसा। ये गलत अजम्पशन है। जेन्युइनली गलत अजम्पशन है। क्यों गलत अजम्पशन है? क्योंकि फाउंडेशन के अंदर में आपका 12th का बहुत बड़ा बेस था। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा था जो आपका न्यू सब्जेक्ट था, दैट वाज लॉ। बराबर है। इकोनॉमिक्स आपको 12th में मिला था, अकाउंट्स आपको मिला था मोस्ट ऑफ द पीपल को, यस। एंड मैथ्स आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑप्ट किया हुआ है। तो इंटर का जर्नी भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत आसान है, नहीं। जबकि इंटर में कई ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लाइफ में पहली बार पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ ग्रुप 1 की बात करूं, मैं पहले आपको समझाता हूं इंटर क्या है ना। जैसे आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं या डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, सीए इंटर में दो ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर में 3 सब्जेक्ट है, बेसिकली 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स, लॉ, डीटी, जीएसटी। बराबर है। वैसे ही ग्रुप 2 के अंदर में कॉस्टिंग, एफएम, एसएम एंड ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को क्लियर होने के लिए वही इंडिविजुअल 40 मार्क, एग्रीगेट 50 मार्क्स लगने वाले हैं। पर अब ध्यान से सोचते हैं, अकाउंट्स एक ऐसी चीज है, आपको लगता है कि यार अकाउंट्स ही तो है हमारा, बहुत अच्छा है, हमने तो 90+ ऑलरेडी लाया है। गलत है। अकाउंट्स में इंड एस है, जो आपको सर भी बताएंगे। यस ऑन। लॉ के अंदर में अगर देखा जाए तो आपको अदर लॉज भी आ जाते हैं। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता। दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिपीटेड है, पर ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इसका एडवांस वर्जन है। डीटी आईडीटी आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। बराबर है। क्योंकि इसके पहले आपने आईडीटी पे तो भी किया है, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने डीटी कभी पे ही नहीं किया है, तो आपको कुछ भी नहीं पता डीटी किस तरीके से वर्क करता है। जीएसटी आपने हर आइटम को परचेस करते वक्त पे किया है, इसलिए यू नो इट लिटिल। कॉस्टिंग आपके लिए नया है, एफएम आपके लिए नया है, एसएम आपके लिए नया है, ऑडिट पूरा का पूरा नया है। यानी अगर मैं सिर्फ दो सब्जेक्ट छोड़ दूं, अकाउंट्स और लॉ के कुछ पार्ट, तो आपके लिए ये पूरा का पूरा नया जर्नी है। बेसिक सिचुएशंस क्या होती है, हम फाउंडेशन के अंदर में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, इंटर में ये सफिशिएंट नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। सर क्यों? अगर आप क्लासेस भी देखेंगे, अकेले डीटी के क्लासेस 3-3.5 घंटे के होते हैं। बाकी सारे क्लासेस को भी अगर मिला ले तो लगभग 8 से 10 घंटे की आपकी सिर्फ क्लासेस होती है। और उसके बाद आपको लिए ये डेली जरूरी कि 2-3 घंटा बैठो और आप डेली बेसिस पे पढ़ो। क्योंकि फाउंडेशन में जहां आपको 5 से 7 घंटा सेपरेटली मिल जाता था, वैसे इंटर में कभी नहीं होने वाला। इंटर में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, और सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको ये ऑन अ डेली बेसिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ऑन अ डेली बेसिस आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जेन्युइनली दिक्कत आएगी। अब आते हैं कि सर हमारा फिर अप्रोच क्या होना चाहिए। 3 अप्रोच जो आपने मिस नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको वहां पे जैसे सर है, मैम है, फेस टू फेस क्लास मिल रहा है, तो जरूर फेस टू फेस करिए। रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि फेस टू फेस क्लास में आपका मूड हो, आपका मूड ना हो, आपको बैठना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। तो वो जो सिलेक्टिव स्टडी है ना, कि यार मेरा मूड हुआ तो इस क्लास में आऊंगा, नहीं तो मैं इस क्लास के अंदर में नहीं आऊंगा, वो अवॉइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब फैकल्टी आपके सामने होगा या फैकल्टी से आप कनेक्ट कर रहे हो,
तो ये सबसे आसान मोड है, क्योंकि जिस टाइम डाउट आया आपने उस टाइम में उसको पूछ करके क्लियर कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करते हैं, जीडीपीडी लेते हैं किसी ना किसी फैकल्टी का, और प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी भी तरीके से जीडीपीडी से टीचर से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। तो इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन वेर इन आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे सर के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, मैम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, फॉर दैट मैटर मैं आपसे आकर के वीकली मिल रहा हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ रही है टॉपिक के बाद मिल रहा हूँ, तो यहाँ आपके जो डाउट है वो सबसे पहले सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लिखें। देखो, फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू थे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का 30% एमसीक्यू है। तो आपके लिए लिखना जितना ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे एमसीक्यू वैसे नहीं आते, फाउंडेशन में आता था ना बहुत इजी सेट डेफिनेशन, उसके 4 एमसीक्यू। यहाँ सारे के सारे एमसीक्यू केस बेस्ड एमसीक्यू है। मैं तो उल्टा आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो अभी रिसेंटली पास पेपर्स आए ना सितंबर के, वो उठा करके आप देख ले, तो आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल की इंटेंसिटी है। 30 पेजेस के तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर है बेटा, 30 पेजेस के सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। और आप इमेजिन कीजिए ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या आया है, ग्रुप 1 का रिजल्ट आया है लगभग 9%। क्या रिजल्ट है भाई ये, 93,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 9% रिजल्ट आ रहा है दोस्त। दैट मीन्स you genuinely require a high level of seriousness, a very apt writing practice and a thorough conceptual clarity। क्योंकि जिसके पास ये नहीं था, इंस्टीट्यूट ने क्लियर मैसेज दिया है, अगर तुम्हारे में कैलिबर है तुम यहाँ टिकोगे, नहीं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बहुत क्लियर मैसेज है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आपको क्या चाहिए, पहली चीज ऐसा कोई नोट्स या सारी चीजें जो इसको बहुत सारी चीज कंसाइज कर दे। दूसरा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो आपको पूरा का पूरा समराइज करके दे। एक टीचर जो आपकी हेल्प के लिए अब कभी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने गौतम सर के बारे में हमेशा सुना है, बच्चे जा करके कोई भी अपना इशू हो, जहां तक कि मेरे को तो लगता है पर्सनल इशू भी सर के साथ बहुत सारे शेयर हो जाते हैं, राइट। सर तो ये ये कहते रहते हैं सर मुझे छोड़ के चली गई, मैं कहता तेरा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, देख बेटा मैं तो क्या कह रहा हूं, अगर तेरे को छोड़ के चली भी गई ना तो तू सिर्फ 3 साल रुक, ये क्लियर हो जाएगा, इसमें उसका घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, है ना। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, चलो आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। एक थी बेवफा जो मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है। आज जब मैं दुनिया के पन्नों को पलट के देखता हूँ या किताबें के पन्नों को पलट के देखता हूँ ना, तो मेरे को पता है क्या लगता है, क्या बेवकूफ थी वो। नहीं ऑनेस्टली, आज वो रोल्स रॉयस में घूम सकती थी, ऑनेस्टली भले ही किराए की होती पर घूम सकती थी। और रेंज रोवर में तो कंफर्म घूमती, क्योंकि वो मेरे पास है। अब सोच, आज बेचारी टू व्हीलर पे घूम रही है। नहीं मतलब मैं देखता तो आज भी हूं ना, आज बेचारी टू व्हीलर के ऊपर घूम रही है, शानदार तरीके से डिस्कवरी में घूम सकती थी, बट पैसों के लिए छोड़ दिया। और दूसरा, अपन हो रहे थे फेल। एक बात समझ के चलना, क्योंकि आप ये जर्नी को चालू कर रहे हो, पास और फेल इस जर्नी के दोनों पार्ट है। आप अगर फेल भी हो जाओ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कैलिबर नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपने जो अप्रोच ली है वो सही नहीं है। यू नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर अप्रोच, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सो ऑल इन ऑल करना क्या है, जब आप अभी क्लास चालू करोगे, जैसे हमारी अभी क्लास चालू होने वाली है ग्रुप 1 की सबके साथ, राइट, गौतम सर के साथ ही वहां पे हमारी क्लासेस भी चालू होने वाली है। तो जब हमारी क्लासेस चालू होगी ऑन अ डेली बेसिस, आपने कंसेप्ट करना है। आपको अगर कंसेप्ट में कहीं पे भी दिक्कत आती है, ये कंसेप्ट का तुरंत क्या करेंगे, क्वेश्चन रेस करेंगे, राइट। क्वेश्चन आप मेरे से लाइव क्लास के अंदर में भी पूछ सकते हैं, या आप अपनी क्वेरीज को मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। डोंट मिस इवन अ सिंगल क्लास। सर पूछिए क्यों, अगर आप एक भी सिंगल क्लास को मिस करते हैं, दैट मीन्स अ बैकअप ऑफ 3 आवर्स फॉर जस्ट 1 लेक्चर। पूरा दिन आपने, मान के चलो किसी की शादी है, किसी का कोई प्रोग्राम है, कहीं घूमने जाना है, बस इस चक्कर में भी अगर आप एक दिन मिस करते हैं तो 10 घंटे का बैकअप बनता है। ये बैकअप कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट बैकअप और कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन कंट्रोल, डेली बेसिस पे कंप्लीटली लेक्चर अटेंड करो और पूरा का पूरा बैकअप वहीं खत्म करो। तीसरा है कैलकुलेशन पे फोकस करना। देख, हर बच्चा बहुत स्मार्ट नहीं होता, कई मेरे जैसे होते हैं बहुत एवरेज, जिसको हो सकता है अगर एक ही कंसेप्ट के अंदर में प्लस माइनस और डिवाइड भी आ जाए, तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है। मैं ऐसा हूं, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस डिवीजन सब आ गया, तो मैं ये हो जाता हूँ कि पहले क्या करना है। दो, मुझे मेरी प्यारी वाली मैथ्स टीचर ने बहुत बताया था बॉडमास रूल होता है, राइट, बट स्टिल मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। डू आस्क अ टीचर, क्योंकि जब आप उस टीचर के साथ ज्वाइन करते हो, आप टीचर की भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपकी भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू हैव ए कनेक्ट, राइट।
बाकी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगले 6 महीने के लिए घर वालों को भूल जाओ, घर के किसी फंक्शन को भूल जाओ और ईमानदारी से इस चीज पे फोकस करो। बाकी 2 से 3 चीजें और। पहला कि सर मेरी इंग्लिश मतलब मेरे को इंग्लिश लिखने में कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है बच्चों को आए इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम। ये कैसे सॉल्व हो सकती है? आप मल्टीपल टाइम रीड करें। दूसरा, हैव अ शेड्यूल। इस 10 घंटे के अलावा आपको डेली बेसिस के 2 लेक्चर जो है ये आपको करना ही चाहिए। मतलब जैसे अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, अगले दिन आपने डीटी प्लस अकाउंट्स करना चाहिए। तो ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको करना है। तो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर जो है, ये आपको 2 सब्जेक्ट ऑन अ डेली बेसिस रिविजन एंड उसकी सॉल्विंग करनी ही है ऑन अ डेली बेसिस, ताकि यू नो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे आपका सब्जेक्ट भी आगे बढ़ता जाए। लगभग लगभग ग्रुप 1 सारी जगहों से मिला करके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला करके 6 से 7 महीने की क्लासेस होती है ओवरऑल। ठीक है, टाइम लिमिट 10 days हियर एंड देयर, एंड यू क्लियरली गेट 2.5 months to 3 months प्रिपेयर करने के लिए। अब जो बच्चा अभी पास हुआ है वो बोलता है कि सर क्या मैं सितंबर दे पाऊंगा, क्या बोथ ग्रुप दे पाऊंगा? देख एक बात समझ, एक ग्रुप देके अब कोई फायदा भी नहीं है। पहली बात समझना क्यों? क्योंकि तेरी आर्टिकलशिप चालू ही नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, सर बोथ ग्रुप मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आराम से हो पाएगा। रीजन, यहां से 6 महीने तेरे पास क्लास के लिए है और उसके बाद 3 महीने सेल्फ स्टडी के लिए बचता है। मतलब लगभग अगर तू यहां से भी बोथ ग्रुप की क्लास करता है तो लगभग लगभग मई मिड तक के तेरी बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म हो जाती है। 10 days हियर एंड देयर। तेरे पास जून जुलाई अगस्त 3 महीने बचते हैं क्लियर कट। अगर तू ऑन अ डेली बेसिस भी पढ़ता है, साथ साथ में जैसी क्लासेस कंप्लीट होती है, स्टिल तेरे पास रिवीजन 2 हो सकते हैं तेरे 3 महीने के अंदर में। सो एक ग्रुप के बारे में तो सोचो ही मत। सोचना है बोथ ग्रुप के बारे में सोचो, बिकॉज दिस टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। फर्दर मोर, आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट 9 महीने पढ़ोगे क्या? क्योंकि मान के चलो ग्रुप 1 का जब रिजल्ट आएगा, अज्यूम करना तुमने सितंबर में अटेम्प्ट दिया, सितंबर में अटेम्प्ट देने करके के बाद तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नवंबर के मिड में, जैसे अभी आया। अब जनवरी अटेम्प्ट देने के लिए बचे ही 60 डेज है। 60 डेज में तुम कैसे प्रिपेयर करोगे ग्रुप 2? इसीलिए क्लासेस कभी भी बोथ ग्रुप की लगाई जाती है। जब भी चालू किया जाता है थॉट यही दिया जाता है कि बोथ ग्रुप करना है, एंड देन आपका क्या किया जाता है? प्रिपरेशन किया जाता है। बहरहाल मैं आपको ये कहूंगा, अभी डिसाइड मत करो कि मैं एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। क्लासेस आपको बोथ ग्रुप की करनी है, क्योंकि बाद में आपको ना क्लास मिलेगी ना टाइम मिलेगा। क्योंकि 60 दिन के अंदर में आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे या क्लास करोगे? तो क्लासेस आपको बोथ ग्रुप की एक साथ प्रिपेयर करनी पड़ती है। एग्जाम से 3 मंथ्स पहले आपको ये डिसाइड कीजिएगा कि भैया हाँ, मेरे को एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है। उसमें से भी मैं कहूंगा आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। नेक्स्ट एक सवाल आता है, सर कि मतलब मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे घर का सिचुएशन ये है, इसका सिचुएशन ये है, उसका सिचुएशन ये है। देखो सिंपल सी एक बात बोलूं, आपके घर का कोई भी सिचुएशन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये करना है। आप इसी चीज के लिए बने हो। उन्होंने आपको यहाँ से ऑलरेडी दूर किया है, उन प्रॉब्लम से दूर किया है। डोंट गो इन टू दैट प्रॉब्लम अगेन। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेड चीज यही है। तीसरी चीज हो सकती है कि सर मैंने किस बेसिस पे अपने टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए जब भी मैं कोई सिलेक्शन कर रहा हूँ। पहला, अगर किसी टीचर को आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट, उनके साथ आपका कनेक्ट है, लेट्स से फाउंडेशन से अगर आपका सर के साथ कनेक्ट है, तो एक मान करके चलिए कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन से इंटर पे उन्होंने ही आपको लाया है। दूसरी बात, अगर वही टीचर आपको कोई पर्टिकुलर टीचर रिकमेंड कर रहा है और उसके बुक्स एटसेट्रा सब कुछ सही है, पहला टीचर का एक्सपीरियंस देखो। दूसरा, टीचर के साथ आपका लेंथ एंड ब्रेड जम रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं है देखो। डेफिनेटली अपने स्टूडेंट के सीनियर्स के रिव्यू लो। चौथा, बुक को भी एनालाइज करो। ये सारी चीजें करते हुए आप शायद अपना टीचर को डिसाइड कर सकते हो। वैसे भी सारों के डेमो अवेलेबल है, सारों के चैनल्स अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ये सोनू मालिक। एक और चीज, सर पढ़ते वक्त अगर हमें कोई डाउट आता है तो विल यू बी देयर? ऑब्वियसली यस। जब मैं आज आपके साथ आ रहा हूँ, हमने लास्ट बैच के साथ भी ये किया हुआ है, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ी। वैसे मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में बच्चों को डाउट आता ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ क्लास के अंदर में कवर किया जाता है। आप अपना चैट बॉक्स देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको एक लिंक भेजी है नोट्स की और एमआरपी की, बराबर है। इससे आप देख सकेंगे, जो बच्चे नए हैं, कि नोट्स किस तरीके के हैं जो क्लास में यूज होंगे और क्वेश्चन बैंक क्या है जो क्लास में यूज होगा। बट ऑल इन ऑल, ये लगभग लगभग 60 लेक्चर का गेम है, और 60 लेक्चर में आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है टॉपिक्स के बाद या 3-4 टॉपिक के बाद, आई विल बी देयर इसी तरीके से वर्चुअली, जहां पे हम लोग सारा सब कुछ कनेक्ट करेंगे।
आपके जो डाउट है अगर आप फेस टू फेस पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ पाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यस सर। हाँ जी बच्चा लोग, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम सर रिलेटेड टू टैक्स? बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चों को डर ही इसी सब्जेक्ट में लगता है, इसलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर आप इस पे पहले आइए, बिकॉज इंटर के सारे बच्चे मैक्सिमम टैक्स टैक्स को लेकर डर रहे होते हैं। आप लोग बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से आकर स्पेसिफिकली? एनीवन? एनीवन? हाँ जी, हमारे टॉपर पार्थ, एनी क्वेश्चन बेटा? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले ना एबीसी समझना है, ठीक है? एबीसी क्या है? कुछ टॉपिक्स मैं आपको क्लियरली बताता हूँ जिसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले 4 अटेम्प्ट को उठा के देख लो। पहला चैप्टर है आरओआई। बच्चा क्या करता है, बेसिक गलती करता है कि डिडक्शंस के आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सीधा जीएसटी पढ़ूंगा। नहीं भाई, डिडक्शन के आगे 7 टॉपिक है। टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, रिटर्न ऑफ इनकम है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, एएमटी है। डिडक्शन के बाद भी चैप्टर है। पहली चीज, आरओआई से मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, वो आपको करके ही जाना है, 4 मार्क उधर छुपे हैं। यस। दूसरी चीज, आपको टीडीएस करना है, लगभग लगभग 6 से 10 मार्क टीडीएस के अंदर में आता है। तो भले ही वो चैप्टर बहुत लेंदी है, फिर भी आपको ये करना ही है, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू की प्रैक्टिस। हम हमारे क्लास के अंदर में ऑडियो रिविजन्स भी देते हैं और एमसीक्यू पूरा का पूरा अवेलेबल करवा करके देते हैं। ये ऑडियो रिविजन्स हर बच्चे के पास है, मतलब क्लास के अंदर में कंटेंट होगा, क्लास के अंदर में मोर देन 300 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ऑडियो रिविजन होगा। ऑडियो रिविजन आपको बहुत स्पीड में कंप्लीट करने में मदद करेगा, और इसका चार्ट रिविजन मैंने मेरे यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है, जहां पे आप देख पाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल इनकम की प्रैक्टिस। बच्चा सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने आरओआई तक के पढ़ लिया, मेरा सिलेबस खत्म हो गया। भैया 20 मार्क का टोटल इनकम का क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क का पहला और दूसरा आता है आपका 8 मार्क का सेपरेटली। सो 20 से 25 मार्क का ये जो टोटल इनकम के क्वेश्चन है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने में ये हो सकता है कि आप कई जगह पे अटको, इट्स ओके। आप जाकर के एक बार प्रोविजन पढ़ो और फिर उसको सॉल्व करो। बट आप अगर आप विदाउट सॉल्व किए जा रहे हो कि भैया मैं तो कर ही लूंगा, तो नहीं होगा। सॉल्विंग इज द की, सिंपल। हाँ जी बच्चा लोग, वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग एल्स बेटा? सर से कुछ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना किसी ने? डन। सर आप कुछ इनको स्पेशल गाइड करना चाहेंगे सर कि इंटर की प्रिपरेशन में इनको मैं एक ही चीज कहता हूं कि बेटा इंटर तपस्या है, तो वो तपस्या के बारे में सर, मतलब तपस्या मतलब वो वाली तपस्या नहीं बेटा, याद रखना, ठीक है? तपस्या मतलब एक्चुअली में जो आपने वहां पर पूरी पूजा अर्चना के साथ, अच्छा पूजा अर्चना भी देखो बच्चों, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए, भक्ति कीर्ति आरती मुक्ति श्रद्धा समृद्धि, ये सब तो तुम्हें डेफिनेटली मंदिर से मिल ही जाएगी। मुझसे जो आपको एडिशनली लेके जाना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सी, मैं बहुत हवे में था जब मैं पहली बार फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में गया था। मुझे लगा था कि भाई तेरा गाड़ी चलाएगा, भाई से तो सब कुछ हो ही जाएगा। हर एक को लगता है, तुम्हारी बात नहीं है, सबको लगता है ना? तो अपन क्या करते थे, अपने को लगता था कि कंसेप्ट पढ़ लिया काम खत्म, जम गया काम खत्म। ना तो कभी बैठ के सेल्फ प्रैक्टिस करी, ना तो कभी टीचर ने दिए हुए टेस्ट को देखा, ना तो कभी टोटल इनकम को देखा, और जब जाके पेपर देखा तो मुझे समझ में आया कि बेटा ये तो वो नहीं है जो मैंने देखा। मैं हमेशा से कहता हूं, आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीएआई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीएआई। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा लिख के आता है राइट आंसर, आईसीआई आंसर नहीं। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप में से कई लोग जिन्होंने लेक्चर देख लिया होगा, ये जो देखने वाले हैं, पीजीपीपी नाम का एक चैप्टर है। कोई एक्सपेंसेस अगर डिसअलाउ होता है तो प्रॉफिट में हम लोग ऐड बैक करते हैं। अब मान लीजिए प्रॉफिट में आपने ऐड बैक कर लिया, ऐड लेस करके आपका फाइनल आंसर बराबर आ गया। इंस्टीट्यूट बोल रहा था 3 लाख, आपका भी आंसर 3 लाख आ गया। तो आप बोलोगे कि देखो यार, मैंने तो मेरा आंसर आईसीएआई के हिसाब से निकाला, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? आपने जो नहीं देखा मैं वो बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, वर्किंग नोट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। पीजीपीपी में अगर आप कोई भी चीज को ऐड बैक करते हैं तो उसका रीजन आपको राइटिंग में लिखना जरूरी है। अब मैथमेटिकली तुम्हारा आंसर राइट है, पर आंसर आईसीएआई वाला आंसर नहीं है। आईसीएआई में ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर उस हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे जो ऐड बैक की जाती है। और यही चीज फॉर्म 3CD में भी जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के देते हैं, व्हाई दिस हैज बीन एडेड बैक। अब आप क्या कर रहे हो, आपका आंसर 3 लाख रुपीज एड बैक निकल गया। देखो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में भी 3 लाख दिख रहा है, सर मैंने भी 3 लाख ऐड किया हुआ है।
पर भाई जो तू नहीं देख रहा, सजेस्टेड आंसर में 3 पैराग्राफ लिखे हैं इंस्टीट्यूट ने कि ये क्यों ऐड बैक हुआ, वो तो तूने लिखा ही नहीं। तो तेरा आंसर आईसीआई के साथ मैच नहीं कर रहा। इन दैट पर्टिकुलर केस तेरे को मार्क्स नहीं ही मिलने चाहिए। दूसरा पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते वक्त ना वर्किंग नोट बनाना भूल जाते, कोई अजम्पशन ले रहा है तो भूल जाते, और कई बार प्रॉब्लम को रीचेक करना ही भूल जाते, फॉर्मेट में सॉल्व करना भूल जाते। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आपने सेट ऑफ करी है या आप कोई चीज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आपको नोट लिखनी जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीआई के हर प्रॉब्लम में आप चेक कर लीजिए, इसके ऊपर नोट है। अब आपने ये किया ही नहीं तो आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले। तो मैं और सर शायद दोनों आपको सेम ही बात बोल रहे हैं। तपस्या क्या है? तपस्या ये है कि वो हर चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिलीव मी। तीसरा, जेन्युइन कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। तपस्या ये भी है, क्योंकि देख दोस्त, ये बहुत अच्छा लगता है, ऊपर स्वाइप कर, राइट स्वाइप कर, लेफ्ट स्वाइप कर। जिस एज में तुम हो, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप बहुत अच्छा लगता है, आई अग्री। पर मैं एक बात बताऊं, नोटों की गड्डी को जो स्वाइप करोगे ना, वो ज्यादा बेटर है इन दोनों से। अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट से ना नोटों की गड्डी को जो स्वाइप करोगे ना, ये ज्यादा बेटर है। बिलीव मी, मैं अभी मेरे लाइफ का एक सपना पूरा करके आया हूँ, मेरे पेरेंट्स को दुबई घुमा के लेके आया हूँ। मेरे जैसे हर आम बच्चे का ये जरूर सपना होगा कि यार अपने पेरेंट्स को एक बार लेकर के जाना है, बिजनेस क्लास में बैठा के लेके जाना है एमिरेट्स में, और खर्चा करना है। मैं अभी मेरे पेरेंट्स को दुबई लेके गया हूँ। बिलीव मी, द बेस्ट फीलिंग है। वो हर अटेम्प्ट, वो हर एक्स्ट्रा आवर्स जो मैंने किया था, वो सब कुछ सक्सेसफुल लगा जब मैंने मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से स्माइल करके देखा उस प्राइवेट यॉट पे जो मैंने बुक किया था। तो ये जो कह रहे हैं ना हम तपस्या, ये ऐसा है कि 3 साल चुपचाप किसी कोने को पकड़ो, दोस्त दुनियादारी सोशल मीडिया सब बाजू करो, और चुपचाप एक कोना पकड़ के घुस जाओ कि भैया ये एक एग्जाम है, ये एक बुक है और मुझे इतना कंप्लीट करना ही है। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, एक भी सिचुएशन को मत छोड़ो, सॉल्व करो। हो सकता है कई जगह पे आपको नहीं समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना, टीचर से कनेक्ट करो, लेकिन सॉल्व कर लो। क्योंकि बॉस, नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है बुर्ज खलीफा से, मैं आपको सही बताता हूँ। बुर्ज खलीफा को देखना और बुर्ज खलीफा से देखना, दोनों नज़ारे बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ आप दूसरा वाला देखें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन करा और आपने बच्चों को इतने अच्छे से गाइड करा सर। मेरा तो अब बोलने वाला कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तो सर ने बोल दिया। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने जो बच्चों को सर गाइडेंस दी है ना, आई होप इन लोग का भी सर, ये सारे बच्चे जो हैं इनका भी ये ड्रीम रहेगा कि बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर 2 लेटर्स जो सबसे कहते हैं ना दुनिया के प्रेशियस लेटर्स हैं, उनको अपने नाम के साथ जोड़ लें। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। यस सर, थैंक यू सो मच बच्चों। एंड जस्ट इन केस आप कभी भी कनेक्ट करना चाहें, प्लीज डू कनेक्टेड विद सर। सर मेरे से जिस तरीके से अभी क्या तरीके से कर देंगे। नोट्स और एमआरपी की डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, आई एम जस्ट देयर बिहाइंड द सर। तो जब भी लगे प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। बच्चा लोग, नाउ द बेस्ट पार्ट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि अब जो बेस्ट पार्ट है कि चलो वो तो सर ने सारा बता ही दिया आप लोगों को कि बेसिकली सीए इंटर में अपने को कितना हार्डवर्क और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बेसिकली बेटा सीए इंटर है क्या, मैं ना आपको एक प्रॉपर इन राइटिंग नोट्स के फॉर्म में सारा बताता हूँ पहले। जैसा आपको पता है भैया, अपने को थोड़ा नोट्स बना कर देने की आदत है, तो बच्चों को ना पहले मैं नोट्स के फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि सीए इंटर जो है ये बेसिकली सारा फंडा है क्या। तो मैं ना बच्चों को ना इसका एक फ्लो चार्ट प्रेजेंट करता हूँ। जस्ट अ मिनट भाई, मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट निकाल लेता हूँ। बेसिकली बच्चा, जो सीए इंटर का सारा फंडा है ना, इसके बारे में याद रखना। ये देखो बेटा, सबसे पहले तो भाई सीए इंटर का जो आपके पास सारा का सारा फंडा है, पहले इसको समझो कि आपको सरकारी फीस के बारे में मालूम है सारे बच्चों का। आई थिंक इट्स 18,000, एवरीवन नोज इट, ठीक है।
इसमें सी एंटर की बुक्स आपको आती हैं, साल के 3 अटेम्प्ट हैं, आपका कोर्स ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मंथ्स का है। आई थिंक एवरीवन नोज इट। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं, पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 को लेकर। बेटा ग्रुप 1 में ना हमारे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले इस पॉइंट को समझो। पहला बेटा पॉइंट आता है एडवांस अकाउंटिंग का, जिसमें आता है 100 नंबर का पेपर है, 30 मार्क्स एमसीक्यू है। सबसे बेस्ट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसके बारे में पहले सुन लेना। 30 मार्क्स जो एमसीक्यू है ना बेटा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। मतलब बेस्ट पार्ट इज कि नेगेटिव मार्किंग इंटर में नहीं होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं कि सर हम वो जय श्री राम करके जो मर्जी मार्क करी जाए, वो वाला सिस्टम नहीं करना हम लोगों ने भाई। ये भी दिमाग में रखना कि अगर आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, चलो इंटर में तो मार्किंग है नहीं नेगेटिव, तो जो मर्जी मार्क कर आ जाए। अपने को प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ करना है। 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, और ये बेटा मेरा सब्जेक्ट है। एज एवरीवन नोस आई विल बी टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो भैया ये अपना बचपन का सब्जेक्ट आप कह सकते हो, इसी से मुझे प्यार है। मेरे को 2 जनों से प्यार है बेटा, एक पीछे बैठी और एक इससे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो भाई साहब दूसरा आपके पास अगर आप नोटिस करते हो बिजनेस लॉ, लॉ आपको पता है बेटा, हमारे दीदी आएंगे वो आपको लॉ पढ़ाएंगे। और वो जो 100 नंबर का पेपर है आपका बेटा, वही 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव, सेम चीज रहेगा। टैक्सेशन में बेटा जो अपना डीटी और जीएसटी है, मैंने आपको सर से इंट्रोड्यूस करा दी है। ही इज अ टैक्सेशन गुरु। आप चाहो तो अगर मेरे से अगर आपको चाहिए तो मैं सर की डेमो वीडियोस भेज सकता हूं, वरना आप खुद उनके चैनल पे जाकर सारा सर्च कर सकते हो। मेरे हिसाब से इज एन एक्सीलेंट टीचर, आई ट्रस्ट हिम। वाई मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा टीचर बहुत सारे मिल जाते हैं। बेसिकली क्या होता है मेरे हिसाब से, टीचर इज दैट टीचर हु इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। मैंने इनको जब भी कॉल करा है, सर बच्चे को ये डाउट है, मेरा डाउट विद इन 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व किया गया। ठीक है, कई बार तो बच्चों से खुद ये फोन पे कनेक्ट करके मेरे सामने बोलते सर बात कराओ। मैं बच्चे को अपने पास बैठाता हूँ, फोन से कनेक्ट करता हूँ और मेरे से बात करते हैं। कई बार बच्चों के साथ ऐसे फेस टू फेस सेशन जो है अपना ऐसे लाइव सेशन करा देता हूँ सर का। राइट, तो बेटा मतलब बेसिकली इसलिए मैं इस टीचर का इतना इसको प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जैसे सपोज कर लो मैंने आपको फाउंडेशन में भी यही बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोलता हूँ। बेटा टीचर वही है जो हमेशा स्टूडेंट के साथ अवेलेबल रहे। जब स्टूडेंट को एक्चुअली में जरूरत है, उसके एग्जाम्स में, उसके लाइक वहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कुछ भी उसके टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, तो इसका भी पेपर सेम है बेटा, सारे अगर आप देखोगे पैटर्न सेम है, 30 मार्क्स एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स सब्जेक्टिव विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। अब आपको याद होगा फाउंडेशन में हम लोग वहां पर एमसीक्यूज छोड़ते थे, यहां नहीं छोड़ना, यहां पे नहीं छोड़ना हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने सारे एमसीक्यूज करके जाने हैं। ठीक है, मोर ओवर बेटा आपके पास जो ग्रुप 2 आता है, अब ग्रुप 2 जो आता है बच्चा, ये हमारे पास आता है सीएमए। सीएमए आप कह सकते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ना आप कह सकते हो अकाउंट्स की बेटा दो अपनी छोटी बहन है। सिंपल सा फंडा, ये बिल्कुल अकाउंट जैसा ही है। राइट, बट ये थोड़ा सा अलग हटके है। इसके जैसे अकाउंट्स में आपने बचपन में जर्नल लेजर में अपने फॉर्मेट्स करे थे, यहाँ भी फॉर्मेट्स होते हैं, बट इसके फॉर्मेट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट इसमें भी आपको बता देता हूँ एक चीज दिमाग में रखना, ये जो 2 सब्जेक्ट है बेटा, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बचा के लेके जाता है। क्योंकि जो 60 प्लस का टारगेट होता है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है, क्योंकि इसमें गलतियां होती नहीं। अभी आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबका अकाउंट्स का पेपर बेड़ा गर्क हुआ था इस बार फाउंडेशन में, याद है? फिर भी हम लोगों ने स्कोर कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारे स्टेप मार्किंग हुई है, याद रखो। तो यही चीज इंटर में होती है, आपकी स्टेप मार्किंग की वजह से आपका जो अकाउंट्स है वो बच के निकल जाता है। ये फंडा दिमाग में रखना। तो ओनली बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग आपका अकाउंट्स आपका ग्रुप 1 पार करा देता है, इसलिए कहते हैं एडवांस अकाउंटिंग इज अ सेवियर, जो आपको बचा के लेके जाता है। इसी तरीके से, अच्छा किसी टाइम पे आपको थोड़ा पहले नॉलेज देता हूं, किसी टाइम पे क्या होता था, सीएमए और अकाउंट्स एक ही ग्रुप में होते थे। ग्रुप 1 में क्या 4 सब्जेक्ट होते थे, एडवांस अकाउंटिंग, सीएमए, लॉ और टैक्सेशन। अच्छा, फिर ग्रुप 2 में फिर से होता था अकाउंटिंग, एक और, मतलब अकाउंटिंग के 2 पार्ट थे, अकाउंटिंग होता था और उसके बाद बाकी ऑडिट, एफएमएसएम करके सब्जेक्ट सारे होते थे। तो बेटा यहां पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत एक अच्छा एक ऑप्शन रखा बच्चों के लिए। उन्होंने ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप देखोगे मैक्सिमम एग्जाम्पशंस इसी में आती हैं। और दोस्तों उन्होंने उठा के इसको ग्रुप 2 में डाल दिया, ताकि ग्रुप 2 में भी तुम्हें बचाने वाला एक ही सब्जेक्ट है। बाकी रहा ऑडिट, अगर आप लोगों ने उस दिन सेशन लगाया था, आपको ऑडिट के बारे में वो एक दीदी ने बताया था। ठीक है,
याद रखना ये भी आपके पास लॉ का, मैं कह रहा था लॉ की छोटी बहन, वो कह रही थी लॉ का बड़ा भाई, याद है? तो ये पढ़ना पड़ता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है ऑडिट, तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रहा बेटा आपके पास एक सब्जेक्ट एफएम एसएम। अब आपका एफएम बेसिकली क्या है? इफ यू रिमेंबर मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कराता था फाउंडेशन में, मैंने तब भी कहा था बेटा ये कर लो, ये ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा काम आने वाला आपको इंटर के अंदर, ये वैसा ही सब्जेक्ट है। इसमें आपको सारा का सारा फाइनेंस को मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और बेटा ये जो अपने पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा थ्योरी सब्जेक्ट है। याद रखना ये सारा कौन सा सब्जेक्ट है बच्चा? थ्योरी। ये बेटा 50-50 मार्क्स का पेपर होता है, मैं आपको थोड़ा सेग्रीगेशन बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, जब इसमें डीटी और जीएसटी आता है, ये भी 50 मार्क्स ईच आता है, याद रखना दोनों 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जिसमें आपके पास ये सीएमए 100 नंबर का, ऑडिट 100 नंबर का, एफएमएसएम 2 पेपर हैं जिसको कंबाइन करा 50 मार्क्स ईच आते हैं, और एसएम बहुत स्कोरिंग है। एसएम का बेस क्या आपको बताऊं, आप लोगों ने +2 में बीएसटी पढ़ा हुआ है, बीएसटी में हम हर बार एक ही लाइन लिखते थे, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हम बीएसटी पास कर गए। हर क्वेश्चन के साथ हमने ये लाइन जोड़ी होती थी, क्या? टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही बताऊं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वही कहानी है, बिल्कुल थ्योरी स्कोरिंग। तो आपको याद रखना है बेटा, सिंपल सा फंडा है, अगर आपको बचना है, अपने दोनों ग्रुप का आपका टारगेट है अपने क्लियर करना है, तो आपको वहां पर 3 पार्ट्स में बहुत फोकस करना है। नंबर 1 एक होता है एडवांस अकाउंटिंग, नंबर 2 एक होता है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 3 एक होता है एफएम, क्योंकि इसमें सब में स्टेप मार्किंग होती है और ये बचा के ले जाते हैं, याद रखो। और खींचतान के भी मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, लॉ और ऑडिट में बच्चों के 50, 60, 70 के आसपास आ जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, राइट? बिकॉज थ्योरी में ही उनके पास ऑप्शन है मार्क्स काटने का। जैसे सर आपको सर ने बताया कि आपके आंसर 2 तरीके के हैं, एक आईसीआई का, एक होता है येस और एक होता है नो, राइट? तो बेटा ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा, मोर ओवर भाई हम लोग को बेसिकली अब अपने को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखो आपको पता है सारी क्लासेस हमारी फेस टू फेस रहेंगी। ठीक है, दूसरा ऐप का सिस्टम है हमारा, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, आई थिंक एवरीवन नोज इट कि आफ्टर एवरी चैप्टर हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो होगा ही होगा। और आप लोगों का जो वैलिडिटी है, मैंने इस बार आपके लिए क्या कर दी है, 2 इयर्स वैलिडिटी कर दी है। दैट मीन्स अगर मान लो भगवान ना करे कोई बच्चा कहता है सर सपोज कर लो मेरा मेरा सितंबर 26 में इंटर है, मान लो सर मेरा सितंबर 26 में इंटर सपोज कर लो मेरा किसी वजह से मेरा नहीं क्लियर होता है, तो आपको दोबारा कुछ नहीं पे करना अगले 2 साल के लिए, आप अगले 2 साल के लिए इंटर की क्लासेस मेरे से फ्री ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बच्चों के लिए बेटा वैलिडिटी क्या कर दी है, इसको 2 इयर्स कर दी है। जो पहले 2 अटेम्प्ट्स होता था मैंने 2 इयर्स कर दिया। अब 2 इयर्स में कितने अटेम्प्ट्स हो गए बेटा? 6। समझ गए सारे? तो बच्चों को अब इसके अगर इसके अंदर भी नहीं क्लियर करा भैया, फिर तो आपको मैंने बताया हुआ बाहर नलका लगा उसमें से पानी लेना है, इसको बोलते हैं चुल्लू, और इसमें मुंह डुबो लेना है। अगर इतना मेरे करने के बावजूद भी तुमसे क्लियर नहीं हो रहा तो भैया फिर तो यही ऑप्शन रह गया। तो मैंने ये बच्चों के लिए एक मेजर फैक्टर कर दिया, बता तुम्हारी वैलिडिटी 2 इयर्स हो गई, 2 इयर्स का मतलब हो गया 6 अटेम्प्ट, तुम 6 अटेम्प्ट में तुम्हें इंटर क्लियर करनी है। इज दिस क्लियर? फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स देयर विल बी नो फीस आस्क्ड, याद रखना। अच्छा, फिर बाकी जो व्यूज़ हैं आपको पता है हमारे जो ऐप के अंदर सिस्टम है अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं, जैसे आप बहुत सारी क्लासेस को जब आप बाय करते हो ना ऑनलाइन, तो उनमें क्या होता है, बहुत पंगा होता है, व्यूज़ बड़े लिमिटेड से हो जाते हैं, इतनी बार देखा क्लास एक्सपायर हो गई, इतनी बार देखा क्लास एक्सपायर हो गई। अब मैं आपको यही इस टीम की बात बताता हूँ सर की। अब जैसे मान लो किसी बच्चे के मान लो कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ आया, उसकी क्लासेस नहीं चली, मैं एक फ़ोन करता हूँ भाई, उसी टाइम पे उसको मामले को हल करते हैं। ठीक है, तो उनके व्यूज बढ़ाने कुछ करने, वो सब चीजें हम लोग साथ में इसको लेके चलते हैं। अच्छा, फिर भाई अब यहाँ पर जो हमारे पास फैकल्टी का सिस्टम क्या रहेगा, देखो बच्चा आपको बता देता हूँ, सीएमए और एडवांस अकाउंट्स दोनों मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, याद रखना लॉ आपको सलोनी मैम पढ़ाएंगे, टैक्स आपको विजय शारदा सर पढ़ाएंगे, जीएसटी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगी, वो मैं बच्चों को चॉइस देता हूँ, बिकॉज कोई बच्चा यशवंत मंगल सर को प्रेफर करता है, कोई बच्चा विशाल भट्ट सर को प्रेफर करता है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस रहेगी, आप इन दोनों में से कोई भी एक टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है मैंने देखा है कि बच्चे ना डिवाइड हो जाते हैं इसमें जीएसटी में, बिकॉज होता कि आपको बताता हूँ, दोनों टीचर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग अलग है। अगर जैसे मान लो एक बच्चा है वो कहता है नहीं सर मुझे ना एक एक चीज लिख लिख के देखनी है, बहुत स्लो पढ़ना है, बहुत स्लो पढ़ना है, एक एक चीज लिख लिख के देखनी है, तो वो यशवंत मंगल सर कराते हैं।
वो क्या करेंगे, वो एक एक चीज लिख लिख के दिखेंगे, आपको दिखाएंगे। वो बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। बट अगर सपोज बच्चा बोलता है सर मेरे को थोड़ा बेसिक आता है, मुझे थोड़ा सा और अच्छे से और उसको करना है, पॉलिश करना है, तो कुछ बच्चों को फिर ये वाले सर पसंद आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका बेसिकली कि आप किस टीचर को सिलेक्ट करना चाहते हो। सी उसके अलावा जो ऑडिट एसएम है मैं आपको बता देता हूँ, वो सी ऋषभ जैन सर पढ़ाते हैं अपने पास। तो आप इसमें चाहोगे तो लाइक वहां पर इसके सारे डेमो वीडियोस वगैरह इफ यू वांट, वैसे तो आपको यूट्यूब पे खुद ही मिल जाएंगे, फैकल्टी का नाम टाइप करो आपको मिल जाएंगे, तो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एफएम के लिए मिस्टर अभिषेक हैं, सी अभिषेक, ही विल बी टीचिंग। ये सब ना ये विजय शारदा सर की टीम के ही बंदे हैं, याद रखना बेटा। ये इन्हीं के साथ इन्हीं की टीम है पूरी की पूरी, तो इन्हीं के साथ मेरा कोलैबोरेशन है भाई। तो यही सारे के सारे टीचर्स जो हैं नॉर्मली यहाँ पर आपके पास सारा का सारा आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेटा फैकल्टी की बात सारी की सारी। अब भाई मेरे जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन इस टाइम पे आता है, बच्चा बोलेगा देखो सब्जेक्ट सारे पता है, सब कुछ पता है, बट बच्चे का जो मेन मुद्दा पता है क्या है, सर मुझे एक बात बताओ, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, ठीक है। ये मैं थोड़ा लिख के आपको बताऊंगा, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। हम लोग किस चीज पे चले, हम लोग आपके दोनों ग्रुप्स देने हैं कि हमने सिंगल ग्रुप देना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे जो मेजर पार्ट होता है इस टाइम पे, जो आपको पहले पार्ट समझना है। सपोज कर लो बेटा हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, हमारी क्लासेस जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 10 नवंबर दैट इज मंडे। मैं आपको बता देता हूं बेटा, पहले डेट सुन लेना, मंडे 10 नवंबर सुबह 10 बजे, राइट। अभी हम लोग सुबह 10 बजे रख रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है आगे मौसम और अच्छा होगा तो और जल्दी कर लेंगे, राइट। अभी मौसम तो अभी असली आना है बेटा अपने अमृतसर में, कि प्यारी प्यारी धुंध, सुबह सुबह आते हुए पहले 10 मिनट लगते हैं ग्लव्स उतार के, हाथ को गर्म करके लिखा ही नहीं जाता, तो पहले 10 मिनट तो उसी में लगेंगे, तो मज़ा उसमें आएगा, ठीक है। आपकी सारी क्लासेस 100% फेस टू फेस होंगी, जो मेरे साथ और मैम के साथ होंगी सारी की सारी। सर के साथ आपका ऑनलाइन एक्सेस जाएगा, क्लासेस का लाइव अपना सारा जो व्यू आएगा यहाँ पर सेम तरीके से। दूसरा आपको बता देता हूँ बेटा, जो मेरा टारगेट होता है, मैं आपको पहले एडवांस अकाउंट्स का बताता हूँ। मैंने क्या करना है भाई, 10 नवंबर को अपना क्लासेस स्टार्ट करी, याद रखना। और मैंने आपको 28 फरवरी को एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस खत्म कर देना है। मेरा जो क्लास का ड्यूरेशन रहेगा, मैं पहले से बच्चों को बोल रहा हूं, मेरा रहेगा स्टार्टिंग में वार्म अप कराऊंगा, पहला हफ्ता 2 घंटे, ठीक है। पहले 2 घंटे रहेगा, मैं आपको बताता हूं। दूसरा उसके बाद बच्चा मैं आपको बताऊंगा भाई साहब, जो मेरी क्लासेस रहेंगी वो आगे चल के 3 घंटे की ड्यूरेशन में चली जाएंगी, 3 आवर्स एवरी डे, ठीक है। 3 आवर्स एवरी डे, उसमें 10, मैं अब क्या करूंगा बेटा, तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास लगाई, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर क्लास लगाई, सेकंड सेशन, 2 सेशन में मेरी क्लास रहती है। मैं बच्चों को वहां पर पहले से ये चीज बोलता हूं, क्यों, बिकॉज आपको बताता हूं, आप लोगों ने बेटा एक चीज नोटिस करी होगी, हम लोगों ने जब अपना सेशन स्टार्ट करा था तो आपको याद होगा मैं आपको बुक देता था एडवांस अकाउंटिंग की बेटा, जब हम लोग वहां पर बुक लेते हैं, जैसे फाउंडेशन में अकाउंटिंग की, तो फाउंडेशन में जो अकाउंटिंग की बुक होती है बच्चा, वो याद रखना वो आपकी होती है एक किताब, मेरी यहाँ पर है 3 किताबें, मैंने यहाँ पर देनी है 3 बुक्स, मतलब अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, सबसे ज्यादा सिलेबस ही अकाउंट्स का, झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे ज्यादा सिलेबस अकाउंट्स का। क्यों है, क्योंकि अकाउंट्स पहले ना 2 ग्रुप में होता था, याद करो। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा पार्ट अकाउंट्स का फर्स्ट में चला जाता था, फिर दूसरा पार्ट आता था सेकंड ग्रुप में, उन्होंने क्या करा, सारा ही मर्ज कर दिया, ठीक है, सारा ही मर्ज कर दिया। तो बेटा मैं आपको 3 बुक्स दूंगा, ये मेरी अभी पहली बुक है जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा, इसका नाम होता है प्रैक्टिकल बुक। हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ये मैं आपको 10 तारीख को सुबह बताऊंगा, सिलेबस क्या है सारा कुछ, वो जब हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं सारे के सारे, वो सारे इस किताब में होंगे। अच्छा, अब इस किताब की आपको मैं एक खास बात बताता हूं, जो मैंने इस बैच में स्पेसिफिकली एडिशन करी है बच्चों की डिमांड पे। मैंने बेटा क्या करा आपको बताता हूं, एक सेकेंड, ये देखो, मैंने इस बैच में ना एक क्या करा, एक स्पेशल एडिशन करा है। इसके अंदर क्वेश्चंस तो चलो हर एक बंदा रखता है, अब तुम लोग को क्या एक प्रॉब्लम मैं देखता था बच्चा फेस करता था, उसको ना लाइक अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करना है, पीवाईपी इकट्ठी करनी है, एमटीपी इकट्ठी करनी है, आरटीपी इकट्ठी करनी है, तो बच्चे को बड़ी दिक्कत आती थी।
तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऐड करा इसके अंदर। ये 130 पेज का अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन बैंक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें क्या है, पास्ट 5 अटेम्प्ट्स के मैंने चैप्टर वाइज सारे सेग्रीगेट कर दिए। भाई तुम्हारा फाउंडेशन का एग्जाम जब खत्म हुआ था ना, उसके बाद मैं भी फ्री नहीं बैठा, तो मैंने इसमें काफी भैया मेहनत करी है, आपको बता देता हूं। तो ये काफी हार्डवर्क के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ये देखो 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक मैंने सारा इकट्ठा कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है AS11। अब AS11 के अंदर जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए और कौन से ईयर्स में आए हुए हैं, सारे मैंने इकट्ठे कर दिए एक साथ, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ही ना आए। और आपको शायद पता होना चाहिए, हमें जब MCQs आते हैं ना, यहाँ पर अकाउंट्स की पहले बात करें तो बेटा वो MCQ वो नहीं आते सिंपल वाले, आपको केस स्टडीज वाले आते हैं। तो मैंने सारी केस स्टडीज देखो इकट्ठी कर दी है, ये केस स्टडीज होती हैं। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन हम सारे क्लास में करेंगे। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन हम सारे क्लास में भी करेंगे, हम नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, हम चैप्टर वाइज पास्ट ईयर के 5 अपने, इसमें आपके पास 3 चीजें कवर हो जाएंगी इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन बैंक में, PYP, RTP, MTP, तीनों कवर। तो मतलब हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरी बुक कर लोगे, और साथ में आपको पता है मैंने सरकारी बुक करानी होती है, वो पता ही है आपको, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा फाउंडेशन में भी मेरी बुक में कलेक्शन यही था, सारी PYP मैंने इकट्ठी करी हुई थी, तो आपको कोई भी ICA की साइट से PYP, MTP वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मैंने आपको मजे की बात बताता हूं। फाउंडेशन में ना, अगर आप याद करोगे, मेरी किताब सारी की सारी सॉल्व होती थी, याद है। मैं इंटर में एक चीज रेकमेंड करता हूं, मेरी कोई किताब का क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलेगा आपको, ऑल क्वेश्चंस आर अनसॉल्व्ड, ऑल क्वेश्चंस आर अनसॉल्व्ड। क्यों? आपको मैं अगर होमवर्क देता था, आपको याद होगा 90% लोग फाउंडेशन में नीचे जरा आंसर देख ही लिया, नजर चली जाती थी ना बेटा, नजर वो 101% जाती थी। तो अब हम लोग को यहां पर क्या करना है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में करने हैं, तभी 3 घंटे का सेशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? 3 घंटे का सेशन क्यों है? क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस क्लास में कर लेने हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक दूंगा होमवर्क के लिए। बट अब ये तुम्हारा है, ये सपोज फॉर एक चैप्टर हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो ब्रांच, एक चैप्टर खत्म कर लिया हमने, मैं बोलूंगा बेटा ब्रांच का एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जाना है, तुम्हें हेडिंग मिल जाएगी बड़े आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखोगे हर चैप्टर के ऊपर ना मैंने स्टार्टिंग में ऐसे हेडिंग दी हुई है, जैसे मान लो ऐसे करके आप देखो। मैं थोड़ा सा पहले आपको बुक का आइडिया बता रहा हूं कि बुक में करना क्या है, क्योंकि ये सब बातें हम लोग उस दिन नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास ना, आपको बताता हूं एक सेकेंड, ये मिसलेनियस वाले हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटा ये चैप्टर आ गया ब्रांच, अब ये सारे ब्रांच के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे करके ना आपको ऊपर हेडिंग मिल जाएगी, बेटा ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये होमवर्क दूंगा। अच्छा, अब इसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और मैंने क्या करा बेटा, अपनी बुक के बैक कवर पे ना मैंने QR कोड डाला है। जब आप QR कोड स्कैन करोगे ना, उसमें सारी इसकी आंसर की है, डिटेल स्टेप वाइज आंसर की, राइट। तो आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। अब QR कोड जो है, अगर बच्चा ईमानदार होगा तो सॉल्व करने के बाद स्कैन करेगा, राइट। मैंने सीधा सोल्यूशन नहीं दिए किसी के भी, क्योंकि देखो जो हमने क्वेश्चंस है नॉर्मली वो तो क्लास में कर ही लेने सारे के सारे, ठीक है। अब जो उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क में, अब वो तुम्हारा टेस्ट है, एक हिसाब से ईमानदारी से करो। तो मैंने इस बार आइडिया क्या लगाया, मैंने कहा यार इसके ना सोल्यूशन ऐसे नहीं ओपनली नहीं देने। अब बच्चे को मान लो एक क्वेश्चन करा, कोई डाउट अटका बच्चे का, तो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे ने पूरी मेहनत कर ली है, उसने डिटर्मिनेशन से सारा चेक कर लिया। आपने क्या करना है, जाना है QR कोड स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करा, वहां पर सारा आंसर आपके सामने, गॉट इट। तो वो किताब के लास्ट पेज पर होगा, ठीक है। ये सारे बच्चे समझ गए। तो बेटा ये चीज दिमाग में रखना। फिर मैं आप लोगों को बेटा क्या करूंगा, इसके अलावा एक दूंगा AS बुक और एक दूंगा चार्ट बुक, ठीक है। अब वो चार्ट बुक क्या होती है, उसमें कलर्ड बुक होगी वो सारी की सारी, मैं आपको वो भी एक बार आप बोलते तो थोड़े दर्शन करा देता हूं उसके, AS चार्ट बुक के। तो बेटा वो चार्ट बुक बेसिकली क्या होती है आपको बताता हूं, वो भाई साहब वो पूरी की पूरी ना कलर्ड बुक होती है। उसमें सारे के सारे फ्लो चार्ट्स बने होते हैं कि आप AS जब पढ़ते हो ना, तो AS जो आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो उसको आप लोगों ने कैसे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम खत्म करना है, उसके सारे फ्लो चार्ट्स बने होते हैं। उसको हम बोलते हैं बेटा AS की चार्ट बुक। एक मिनट मैं आपको AS का समरी चार्ट दिखा देता हूं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरा एक AS15 का समरी चार्ट है, ऐसे करके ये ढक्कन की फोटो लगी होगी, आप घर पे बैठे होगे, इसको मूछ मूछ बना देना आराम से जब भी मन करे। तो ऐसे करके जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक AS15 है, इससे अब मैंने सारी बुक्स को कंबाइन कर दिया, ये पूरी चार्ट बुक के अंदर आ जाएगा, ये पूरा कलर्ड चार्ट होगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, AS15 बहुत बड़ा AS है, मैंने 2 पेज में खत्म कर दिया, 2 पेज में खत्म कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है भाई साहब कि अब आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर सपोज कर लो रैपिडली पढ़ना है एएस को, तो आप ये सारा चार्ट बुक से पढ़ सकते हो। तो अकाउंट्स की होगी बेटा 3 किताबें, कौन कौन सी? एक होगी प्रैक्टिकल बुक, एक होगी हमारी एएस बुक, और एक होगा हमारा समरी चार्ट बुक, राइट। अच्छा, इसके अलावा बेटा अब जब हम लोग बात करेंगे कि भाई हम लोग जो अपना क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा स्टार्ट का आपको मैं बता देता हूं, मैं टाइम रखूंगा 10 बजे का। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा 1-2 दिन पहले आपको वार्म अप कराऊंगा, 2-2 घंटे की अकाउंट्स क्लास, फिर मैं आपका एक आध दिन के अंदर साथ में लॉ शुरू कर दूंगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर फर्स्ट वीक आपको बता देता हूं, 2 घंटे की आपकी होगी लॉ क्लास और 2 घंटे की होगी आपकी अकाउंट्स की क्लास फॉर द फर्स्ट वीक, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से आपका 15 की 16 नवंबर के आसपास से सर का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी क्लासेस जो हो जाएंगी सर की 3 घंटे की, मेरी 3 घंटे की, मैम की 2 घंटे की। तो मतलब हमारा क्या रूटीन रहेगा बेटा, 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, हम 8 घंटे यहां पर हैं। तो घर पे आपने लिख के बोल देना पेरेंट्स को कि अपने सर ने गोद ले लिया, बात खत्म। आप हमें खाना दो, हमारी फीस दो, हम जा रहे हैं, बाकी हम सर के बच्चे हैं अब इस टाइम पे, सर ने हमें गोद ले लिया। क्योंकि ढक्कन देखो ना, 24 घंटे में से 8 घंटे तुम मेरे पास हो, लॉजिकली सोचो, क्योंकि 3 घंटे की सर की क्लास है टैक्स की, 3 घंटे की मेरी क्लास है, 2 घंटे की भैया मैम की क्लास है कम से कम, तो बेटा 8 घंटे तुम यहीं पर हो। अच्छा, ये 8 घंटे एक्सक्लूडिंग ब्रेक्स है, अब अगर ब्रेक वगैरह ले तो 9 घंटे हो गए यार। अब हर क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक तो जाएगा ना भाई, कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक तो लोगे, कुछ खाना खुना खाना, कुछ 2 मिनट गप्पे गुप्पे मारनी। तो बेटा ये चीज रहेगी, और ये तुम्हारा सिलसिला चलेगा बेटा फरवरी मार्च तक, ठीक है। तो तुम समझ लो कि ये अपने को अगले 3-4 महीने जो हैं पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, मतलब नवंबर दिसंबर जैन फेब और थोड़ा मान लो 5-10 दिन मार्च के, ये अपने को लेके चलना ही चलना है, ठीक है। अब आप में से देखो बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना, ये अपना सवाल कर रहे होंगे, सर एक बात बताओ, आप नोटिस करो कि अब यहां पर मेरे पास एक जो पहला सवाल आता है, सर हम खाली ग्रुप 1 दें सितंबर 26 में कि हम ग्रुप 2 साथ में दें? देखो हमारे पास ना बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होती हैं। मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, मैं एकदम हेस्ट आपके ऊपर कभी नहीं करता, मैं बच्चों को बोलता हूं तुम एक काम करो, पहले जो फर्स्ट 4 मंथ्स है ना, आराम से ग्रुप 1 की तैयारी करो। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना बेटर होता है। आपको याद होगा उस दिन एक बच्चा आया था, अगर आप लोग उस दिन सारे क्लास में थे, तो वो क्या बोला, जिसके 81 मार्क्स आए एडवांस अकाउंटिंग में, क्या बोला? बोलता मैं तो आराम आराम से, मैं तो दुबई भी घूमने जा रहा था पेरेंट्स के साथ, मैं तो घूमने भी गया, मैंने ये भी करा, मैंने आराम आराम से करना है। तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है तो तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सितंबर 26 में कि भैया तुम खाली ग्रुप 1 दोगे, फिर तुम्हें एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, तुम्हारा जैन 27 में ग्रुप 2 का अटेम्प्ट बनेगा, पर तुम दे नहीं पाओगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। तुम पहले बेटा अक्टूबर तुम्हारा निकल जाएगा सारा का सारा रिजल्ट के चक्कर में, तुम रिजल्ट की वेट करते रहोगे, नवंबर की स्टार्टिंग में रिजल्ट आएगा, ठीक है, बचा गया 60-70 दिन, भैया वो उसमें ग्रुप 2 की तैयारी नहीं होगी, मैं पहले बोल देता हूं, इतनी जल्दी नहीं होती, जितनी मर्जी जोर लगा लो, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों को क्या बोलता हूं, ये जो हमारा टाइम होता है ना, हमारे पास यहाँ बहुत टाइम है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 महीने होते हैं यहाँ से। तो भाई साहब मैं रिकमेंड क्या करता हूं, तुम लोग यहां पर, मैंने क्या करना है, मैंने मार्च में मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, मतलब फेब एंड तक भैया अपना सिलेबस खत्म, थोड़ा 5-10 दिन का ब्रेक दूंगा, जाओ घूम फिर आओ, 5-7 दिन अपना जो घूमना फिरना घूम फिर आओ। मैंने मार्च में ग्रुप 2 की क्लासेस बच्चा स्टार्ट कर देनी है, सीएमए स्टार्ट हो जाएगा, ऑडिट एफएमएसएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने वहां से ले लो, 4 मंथ्स, तो मतलब 30 जून तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चलती हैं, समझ गए। उसके बाद आपके पास, अब समझो, अब आपके पास क्या है बेटा, अब आपके पास यहां पर है जून
खत्म हो गया जुलाई अगस्त, 2 महीने, वो फिर आपका पूरा सेल्फ स्टडी मोड जाता है। उसमें रिविजन्स और टेस्ट सीरीज होती है, रिविजन्स और टेस्ट सीरीज, रिविजन्स और टेस्ट सीरीज सारी की सारी। तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखो कि भाई अब ये आपकी इच्छा है कि आपने यहां पर अब ग्रुप 1 देना है आराम से। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज आप में से कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को सितंबर 26 में सिर्फ ग्रुप 1 देना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा बेटा, आपको बता देता हूं। फिर आपका मई 27 में ग्रुप 2 जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो, एफर्ट लगा लो, अगर आप सपोज अगले कहते हैं ना 8-9 महीने पूरी मेहनत कर लो, क्लासेस लगा ली, हार्डवर्क कर लिया, मेहनत कर लिया, और कोशिश करके सितंबर 26 में बोथ ग्रुप दे दिए, तो फिर बेटा बोथ ग्रुप जो है वो आपका सितंबर 26 में खत्म हो जाएगा, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, या फिर 6 मंथ्स डिले होगा। तो ये चॉइस अब आपके हाथ में होती है। मैं रिकमेंड क्या करूंगा बेटा, पहले 4 महीने ग्रुप 1 की तैयारी करो, फिर 4 महीने अपनी ग्रुप 2 की तैयारी करो। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर हम एक काम करते हैं, हमें ना इतना बर्डन नहीं लेना, हमारी बीकॉम भी है, हमारा ये भी है, तो मैं बच्चों को एक चीज और ऑप्शन बताता हूं। इसमें क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं 3+1 स्कीम। अब 3+1 क्या होता है आपको बताता हूं। 3+1 होता है तुम खाली ग्रुप 1 करो, एडवांस अकाउंट्स करो, तुम एक काम करो बेटा, लॉ करो, टैक्स करो, ठीक है। तुम अप्रोक्सीमेटली मार्च में, मान लो बेटा मार्च 27 में, सॉरी मार्च 26 में आप इससे फ्री हो रहे हो, मान लो आप मार्च 26 में बेटा पूरा बिल्कुल फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना बेटा, मार्च 26 में फ्री होने के बाद मैं आपको रेकमेंड क्या करता हूं, देखो मैं सीएमए का बैच तो मार्च में स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, तो मैंने सीएमए शुरू कर लिया। अब सीएमए में टारगेट करो 60+। अब इंटर में एक बेनिफिट होता है, फाउंडेशन में क्या है, अगर एक में फेल हुआ सब में उड़ गए, एग्जाम्शन आई मान लो किसी में 60+ आ गए तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, पेपर सारे देने पड़ेंगे। इंटर में ये चीज नहीं है। मान लो आपका आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने करा है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, एक छोटा सा बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे करा है, सीएमए में 60+ ले आए। अब अगर मान लो आपने सितंबर 26 में 4 की तैयारी कर ली, अब आपने सीएमए में ले आए आप 60+, टारगेट 60+ है, याद रखो। बट आपको वहां पर फिर आप जनवरी 27 में आपके लिए पेपर रह गए 2 खाली, ऑडिट और एफएमएसएम, वो तैयार हो सकते हैं, वो तैयार हो सकते हैं। क्यों? रीजन ये है बेटा, सबसे ज्यादा सिलेबस भी ग्रुप 2 में सीएमए का ही है, सबसे ज्यादा सिलेबस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे मेरे एडवांस अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, वैसे सीएमए की भी 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से चलता है, इसी तरीके से उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, बहुत वैरायटी है, प्रैक्टिकल है ना बट आप समझो। तो स्कोरिंग है, स्कोरिंग में मेहनत करनी पड़ती है। वर्ल्ड कप जीतना है भाई तो स्कोर तो बनाना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए बेटा ये बेसिकली वर्ल्ड कप ही है, तो स्कोर तो बनाना पड़ेगा, और जो स्कोर अच्छा बैट्समैन उसको पहले खिलाओ। तो आपको पता है ओपनिंग बैट्समैन सबसे पहले आता है, तो बेटा आप समझ लो कि ये रोहित शर्मा विराट कोहली है अपने एडवांस अकाउंटिंग और सीएमए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा सब्जेक्ट है, किसी से भी पूछ लेना, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, आपको यही बोलेगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखो। तो सीएमए जो होता है ना उसमें 60+ आ जाते होते हैं। तो अब अगर आपके आ गए तो अब आप क्या करोगे, आपके पास 60 डेज में या 70 डेज में आप ऑडिट और एफएमएसएम की तैयारी कर सकते हो, वो पॉसिबल है। बट सीएमए को आपको स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए स्टार्ट, ये आप लोग को सबसे अच्छी सलाह होती 3+1। तो अब आपकी चॉइस है, यू वांट टू स्टार्ट विद बोथ ग्रुप्स, और यू वांट टू स्टार्ट विद 3+1, और यू वांट टू स्टार्ट विद ओनली 3। दिस डिसीजन should not be taken now. This decision should be taken on the completion or when you are in the verge of completion of group 1. क्यों? जब बच्चा ग्रुप 1 का सिलेबस देखता है कि यार मेरे को इतनी मेहनत करनी है, तो बच्चा अपने आप को जज कर लेता है कि मैं क्या कर पाऊंगा। तो मेरी तरफ से बेटा किसी बच्चे को कोई फोर्सेबिलिटी नहीं है, सपोज ये कहता है मैं कर लूंगा, ये कहता है मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप कितनी वहां पर डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हो, राइट। तो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। तो मेरी बात मानना,
सिंगल ग्रुप करना है, बोथ ग्रुप करना है, किसी की बात नहीं सुननी, अपने मन की बात सुननी, अपने दिल की बात सुननी। और ये कब सुनाई पड़ेगा? जब आप ग्रुप 1 का सिलेबस देख लोगे। ग्रुप 1 का पहले सिलेबस देख लो कि बेटा ये सिलेबस है, हमें इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमने इस तरीके से इसको पढ़ना है। जब हमने कर लिया, हमने सपोज कर लो अप्रोक्सीमेटली अपना जब जैन फेब में आ गया ना, आपको आप जैन फेब में डिसीजन ले लोगे कि हाँ मैं इतना टाइम लगा सकता हूं तो मैं करूंगा। और मैं रिकमेंड करता हूं स्ट्रॉन्गली कि बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहिए। मैं शुरू से बच्चों को बोलता हूं। आपको एडवांटेज बताऊं, बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज होता है बोथ ग्रुप। मैं क्यों इतना प्रेफर करता हूं, वाई आई प्रेफर बोथ ग्रुप, आई टेल यू द रीजन वाई। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बोलता है इसको एडवांटेज ऑफ सेट ऑफ बोलते हैं। यू नो व्हाट इज सेट ऑफ? मैं आपको बताता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एडवांस अकाउंट्स में लेट्स से 60 आ गए, लॉ में 50 बहुत है, बहुत है, बड़े हैं, 50 आ गए, ठीक है। टैक्स में लेट्स से बेटा 50 आ गए, ठीक है जी। टोटल हो गया 160। आपको चाहिए कितना? 150, ठीक है। चलो मान लो ग्रुप 2 लेते हैं, मान लो बेटा ग्रुप 2 लिया, इसमें आ गए 60, ठीक है जी। इसमें सपोज कर लो 40, इसमें आ गए 40। अब भाई प्रॉब्लम क्या आई, इसका जो टोटल आया ना भैया, और देखोगे 140 आ गया, जबकि आपको मिनिमम कितने चाहिए? 150। तो अगर आप ये पेपर अकेले दे रहे हो तो आप फेल हो, बट अगर आपने दोनों इकट्ठे दिए तो आपके 160 और 140 मिला के कितने बन गए? 300। आपके 600 में से 300 बन रहे हैं, आप पास हो जाओगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। उनको 600 में से 300 चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप देते हो। और ये सेट ऑफ का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ बोथ ग्रुप्स में अवेलेबल है, सिंगल ग्रुप में इट इज नॉट अवेलेबल। याद रखो, सेट ऑफ का बेनिफिट बेटा आपके लिए हमेशा याद रखना बोथ ग्रुप में अवेलेबल है, सिंगल ग्रुप में इट इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। दूसरा आपको बताऊं, इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ डूइंग आर्टिकलशिप इन बिग 4, दे प्रेफर बोथ ग्रुप पीपल ओनली। If you have a dream of getting articleship in very big firms, they prefer both group people only. See, I'll tell you, it's a very simple psychology, very simple mentality. मान लो मेरे पास इंटरव्यू के लिए बंदा आया जिसने बोथ ग्रुप क्लियर करा है, जिसने सिंगल ग्रुप क्लियर करा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग करके। तो आप बताओ मैं इंटरव्यू के लिए पहले किसको बुलाऊंगा? मैं पहले बोथ ग्रुप वाले को बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है किसी बच्चे ने अगर बोथ ग्रुप क्लियर करा भैया उसने अटमोस्ट हार्डवर्क करा होगा। इसलिए मैं कह रहा था बेटा तपस्या, समझ में आ रहा है? तो अगर आप सपोज कर लो, आप ये सोचते हो कि मैं अगले 8 महीने पूरी तपस्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, अगले 8 महीने में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूं, तो बेटा तब आप मोस्ट वेलकम हो कि आप यहां पर आइए और अपना बोथ ग्रुप की तैयारी करिए। अगर आपको लगता नहीं यार मेरे को, जैसे अब देखो आपके सामने उस बच्चे की मेंटालिटी है, मैंने आपको एक सार्थक का एग्जाम्पल दिया था, वो कहता नहीं जी मेरे को आराम से करना है। तो अगर तुम्हारी मेंटालिटी तुमने आराम आराम से करना है, फिर आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। इट डज नॉट मैटर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी काम बेटा जीवन में प्रेशर लेकर नहीं करना, टेंशन लेके नहीं करनी। अगर लगता है कि मेरे से 8 के 8 हो जाएंगे इकट्ठे, सॉरी 8 महीने करके 6 के 6 हो जाएंगे, तो ठीक है। अगर लग रहा है कि मेरे पे बर्डन आ रहा है, इसलिए मैंने बोला डोंट टेक दिस डिसीजन नाउ, टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन इन जैन फेब। और अदरवाइज सपोज इफ यू वांट टू गो इन द मीडियम सेक्शन, सपोज देखो 2 सेक्शन होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग बोथ ग्रुप्स, नॉर्मल सिंगल ग्रुप, एक होता है बीच का, वो क्या हो गया 3+1। अच्छा 3+1 में आपको एक चीज बता देता हूं ताकि बच्चों को गड़बड़ ना लगे। 3+1 का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रुप 1 के तीनों पेपर दिए और आप खाली ग्रुप 2 का एक पेपर देके बाकी 2 में एब्सेंट लगा दोगे। एब्सेंट नहीं लगाने देते उन लोग। एग्जाम्पशन इज ओनली ग्रांटेड अगर आप वहां पर पेपर अटेम्प्ट कर आते हो, तो वहां बैठ के चाहे उसमें 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम्पशन मिलती है, एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपको ऑडिट और एफएमएसएम का पेपर देना नहीं पड़ेगा, आपको पेपर देना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले ये चीज क्लियर रखना, पेपर देना पड़ेगा, चाहे वहां पर मार्क्स 10 आए 12 आए कोई बात नहीं, चलता है। उसमें फेल ही हो गए चलेगा, बट आपकी एग्जाम्पशन काउंट होगी। अगर आपने मान लो एब्सेंट लगा दी तो वो एग्जाम्पशन भी काउंट नहीं होगी।
ये क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो पहले बेटा अपना दिमाग पे फोकस रखो कि हम लोगों को पढ़ना है, हार्डवर्क करना है। इसलिए आप लोग को बोला कि मैंने, आपको याद होगा फाउंडेशन के बाद ही मैंने आपको एक भेजा था कि बहुत सारे बेटा आपको मैसेज आएंगे कि भैया क्लासेस अभी से शुरू कर लो। मैंने भेजा था, मैंने कहा भैया डू नॉट फॉल इनटू अ ट्रैप, आराम करो, मुझे पता आगे बड़ी मेहनत है। असली मेहनत बेटा आपको अब जाके पता लगती है जो आपकी शुरू होती है। फाउंडेशन की क्लासेस आपकी कितने घंटे थी? 6 घंटे। याद करो ये कितने घंटे हो जाती है? 8 घंटे मिनिमम। तो ये बच्चे दिमाग में रखो। तो अपने को अब जाके हार्डवर्क करना है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज दिमाग में रखना, अगर तुम फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो 14% रिजल्ट में, तो तुम इंटर बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। ये चीज दिमाग में रख के चलना, बड़े आराम से इंटर क्लियर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी इसके अंदर। सो इंटर इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, फिर आप एक चीज और नोटिस करना, अगर आपने इस बार का रिजल्ट इवैल्यूएशन करा है तो ग्रुप 1 का रिजल्ट 9% था, ग्रुप 2 का रिजल्ट 22% था। आपने देखा था इस बार ग्रुप 2 का रिजल्ट 22% था अप्रोक्सीमेटली। और दोनों का एग्रीगेट अगर एवरेज लिया जाए बोथ ग्रुप का, तो मेरे ख्याल से वो 10 से 12% था, ऐसा कुछ था, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% था शायद। तो मतलब अगर आप नोटिस कर रहे हो सिंगल ग्रुप वाले फिर लटक रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एवरेज देखो, सिंगल ग्रुप वाले फिर लटक रहे हैं। तो बच्चा ये चीजें मैंने इसलिए ओरिएंटेशन रखी है कि हर हालत में अपने को मेहनत करके हार्डवर्क करके इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, अब पहले मुझे बताइए कि आप लोग के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो बताओ, नहीं तो फिर पहले मैं आपको एक बार मैम को बोलता हूं कि मैम भी आपको कुछ बताएंगे थोड़ा सा। लेट मी कॉल हर, शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड ओनली। भाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड डू आस्क, डोंट वरी अबाउट इट। कोई मतलब बेझिझक, हम लोग में इतना आपस में प्यार है। मैम कैन यू प्लीज कम इन? हाँ जी। तो बेटा हम लोगों में आपस में इतना अब इस टाइम पे अच्छा एक बॉन्ड बन चुका होता है, यू कैन आस्क मी एनी डैम क्वेश्चंस, कोई चक्कर नहीं है। अब पूछिए जो पूछना आप लोगों ने, एनी क्वेश्चंस। कहना भैया उसके कान में मत पूछो, मेरे से पूछो डायरेक्टली, जो पूछना पूछो बेटा। क्या पार्टी कब होगी? ये सवाल मुझसे कल आगे बच्चों ने पूछा था, मैंने कहा होगी बेटा, नवंबर के एंड में करेंगे हम लोग। मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दूंगा, अप्रोक्सीमेटली आप कह लो 24 से 30 के बीच में होगी। ठीक है, इसके बीच बीच में डेफिनेटली होगी। हाँ जी, बीकॉम के पेपर हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे, अब बीकॉम का तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना अपने को। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ। जो आप लोगों ने पूरी मेहनत से बीकॉम में पढ़ना है वो तो आप लोगों के चेहरों पे नजर आ रहा है कि आपने बीकॉम में कितना पढ़ना है। बेटा कोई बात नहीं, बीकॉम के एग्जाम में बहुत सारा गैप है, मैं आपका गैप देख लूंगा, वो गैप के हिसाब से बीच में एक दिन रख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे पंजाबी के एग्जाम्स के पहले रख लेंगे, क्योंकि गाने तो सारे आपने वही लगाने हैं, लक टूनू टूनू वाले। सो गाने तो बेसिकली सारे आपने वही लगाने हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, जो बीकॉम के एग्जाम्स के पहले वाला सिस्टम होगा ना, पंजाबी के पहले वाला, वही गाने लिखाने आप लोगों ने वहां पर। ठीक है, तो हम डेफिनेटली रख लेंगे उसमें, डोंट वरी अबाउट इट, दैट विल बी डन। बिकॉज बेटा जैसे अब सपोज कर लो, एक्साइटेड मत होना ज्यादा, बिकॉज पार्टी नीड्स अ लॉट ऑफ गुड अरेंजमेंट। ठीक है, तो मेरे को सबको बुलाना है, फाउंडेशन वालों को, इंटर वालों को, सबको बुलाता होता हूँ। उससे क्या होगा, जो इंटर वाले भी पास हुए हैं, उस दिन कम आए थे, और भी हैं बच्चे, ये सारे बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद उसका एक अपना, अपनी ये तो चलो पुराना है, अपनी जो बुक का बैक कवर आएगा ना उसमें है सारे के सारे, मैं आपको दिखा दूंगा बेटा, उसके अंदर सारा मिल जाएगा आपको। बेटा मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ा सा मैम आपको लॉ के बारे में बता देंगे। ठीक है मैम, प्लीज इनको थोड़ा लॉ के बारे में भी गाइड कर दो, ताकि हम लोग फिर मंडे से ना पूरा क्लासेस शुरू कर सकें।
ठीक है, देखो मैम ने भी सतरंगी फोन ले लिया है, नारंगी सॉरी। देखो आपको बताता हूँ, ये अमीरी और गरीबी का फर्क है। इसको कहते हैं कि भैया इधर आइए मैम, आप जरा कैमरे में आइए, इधर भी बच्चों को हमने रिकॉर्ड करना है। देखो बेटा, ये चेहरे से लग रहा ना ये अमीरी और ये गरीबी, ऐसे फर्क पता लगता है ना। ये देखो, ये देखो, ये फर्क से पता लगता है। मैं देखो आज भी नोकिया 600 कौन सा वो लेके घूम रहा हूँ। ये लो मैम, ये लो। मैम ये गरीब लोग का बैग। देखो 17 को लेके घूम रहा है। सर हाँ मैम दिखाओ। ट्रेंड है, ट्रेंड। सर यंग रहना चाहिए। ये तो गाना था कि क्या था? सबसे पहले तो वेलकम टू सीए इंटर। और जी आपका सब्जेक्ट कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, जो कि मैंने आपके साथ कंटिन्यू करना है। जैसे हम मोस्टली फाउंडेशन में बोलते हैं कि टफ सब्जेक्ट है, स्कोर नहीं होता, इंटर में ऐसा नहीं है। इंटर में दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट। अप्रोच वही रहेगी, इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बट इट विल हैज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। बेसिकली जब हमने फाउंडेशन में लॉ किया था, हमने सिंपल बिजनेस लॉस, कमर्शियल लॉस किए जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारे को हेल्प करते हैं, जैसे कि आपने किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब हम फाउंडेशन से इंटर में आ गए हैं, तो वो हमारे को कॉर्पोरेट में आपको वो सिखाएंगे कंपनी लॉस। हमने फाउंडेशन में कंपनी लॉ किया था और कंपनी लॉ का सिर्फ हमने बेसिक्स किया था कि कंपनी क्या होती है, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, दैट्स इट। हमने ओवरऑल कंपनीज के रिलेटेड कुछ नहीं किया था। यहां पे आपके पास कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में कंपनी लॉ के टोटल 11 चैप्टर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट में एक उन्होंने कंपनी लॉ कवर करना है और कंपनी लॉ के साथ साथ उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कवर करना है। याद है हमने ये भी फाउंडेशन में किया था। और फाउंडेशन में हमने ये सिर्फ 5 पेज का चैप्टर किया था, इफ यू रिमेंबर। वो 5 पेज का सिर्फ चैप्टर था। अब यहां पे ये फुल फ्लेज्ड चैप्टर है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में उन्होंने कंपनी लॉ और एलएलपी आपकी कवर करनी है। कंपनी लॉ और एलएलपी में बेसिकली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप इंटर में आते हो, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कमेंट कर सको कि एक कंपनी कैसे फॉर्मुलेट होती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कैसे रेगुलेट होती है। क्योंकि कल को तुम चाहे ऑडिट में चले जाओ, चाहे तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब तक तुम्हारे को लीगल लॉज अपने क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड नहीं आते, तुम उसको एडवाइज नहीं कर पाओगे, तुम उसकी सिचुएशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो इंटरप्रेट कर पाना तभी पॉसिबल है जब आपको लॉ की लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आती है। ठीक है, अब यहां पे कंपनी लॉ आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया। ये जो ओवरऑल है आपका ये वाला पार्ट, ये आपका 70 मार्क्स का। ये जो अदर लॉज है ये फ्री के नंबर है। इसमें आपके पास एक आना है द जनरल क्लॉज एक्ट। एक आएगा जनरल क्लॉज एक्ट, दूसरा इन्होंने आपको एक गाइड दी है जो आपको लॉ पढ़ाना सिखाएगी, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये कोई एक्ट नहीं है, ये वाला चैप्टर आपको लॉ को पढ़ना सिखाता है। और तीसरा यहां पे आपके पास है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी जस्ट हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो मैं डिटेल्स नहीं ज्यादा दे रही। जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज हम ईयर, डेट, कब इनफोर्स आया, कब प्रेसिडेंट की असेंट मिली, कब गजेट में आया, हर चीज बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका जो है ये 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। जो तो चैप्टर है ये वाला जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अभी तक। ठीक है, आगे आपको पता उनका पता नहीं होता, बट अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाकी का जो कंपनी लॉ है, एलएलपी है, फेमा है, इनमें से केस स्टडीज आती है।
आपके फाउंडेशन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिर्फ उतना किया गया था कि एक क्वेश्चन आना था, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आना था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल ये आपका सिलेबस है। एज फार एज द राइट पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इज कंसर्न, ये बहुत इजी पार्ट है, इजीली स्कोरिंग है, इजी पार्ट है। हार्डली 30 लेक्चर्स, मतलब पर एक्ट और चैप्टर वाइज 30 लेक्चर्स। तो आप लेके चलो, उक्का पुक्का कर ले तो 10 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जो मेन टाइम एलएलपी है, एलएलपी में भी आप 10 लेके चलो। जो मेन टाइम लगना है वो सारा लगना है कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ बहुत ज्यादा डिटेल में है, 11 चैप्टर्स है, आप लेके चलो अप्रोक्सीमेटली 50-60 लेक्चर्स उसके जाते हैं। जैसे अपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैप्चरिंग एक्ट था, यहां पे कैप्चरिंग एक्ट कंपनी लॉ है, ठीक है। बट एज फार एज मार्किंग इज कंसर्न, जब हम पढ़ेंगे, हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि ये 70-30 है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे एज इफ ये 50-50 है, बिकॉज इसकी बहुत प्रायोरिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, कंपनी लॉ इतना करते जाते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। ये 3 वो एक्ट है जिनकी लैंग्वेज टफ है लेकिन करने में इजी है। लैंग्वेज बहुत टफ है क्योंकि इसमें ब्रिटिश इंग्लिश यूज्ड है, इसमें हमारी इंडियन इंग्लिश नहीं है। जो आपने फाउंडेशन में पढ़ी थी वो भी इजी लैंग्वेज थी, इसमें ब्रिटिश लैंग्वेज है, उसको मैं इजी लैंग्वेज में करवाऊंगी। अब आपने मेरे साथ जब पढ़ना है, व्हाट आई विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू नोट्स, हर चीज के नोट्स मिलेंगे। स्टडी मॉड्यूल हमने जो आपके आईसीएआई का है उसी को रेफर करना है, सारा पेपर उसी में से होता है। किसी की बातों में मत आना, इसकी बुक ले लो, उसकी बुक ले लो। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है, आप किसी भी ऑथर की बुक ले लो, सेम स्टडी मॉड्यूल छापा हुआ है, सिर्फ कलर्ड प्रिंट्स निकाले हुए हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, व्हाइट करके। किसी भी टीचर की बुक उठा के देख लेना, यू विल रिग्रेट इट फ्यूचर में कि मैंने पैसे खर्चे, क्योंकि वही प्रिंटिंग की होती है फैसिनेटिंग फॉन्ट्स को और कलर्स को चेंज करके। सारा पेपर आपके स्टडी मॉड्यूल में से आता है, ठीक है। अब जब मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है, हमारी एक दोस्ती हो जानी है फॉर, आप लेके चलो 3 to 4 मंथ्स। उस 3 to 4 मंथ्स के कंटेंट में हमने जब पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमने स्टडी मॉड्यूल को साथ में लेके चलना है एंड वी विल मेक नोट्स। एवरी चैप्टर के नोट्स बनेंगे। आप बुक से एट द एंड कुछ भी नहीं करोगे, हम बुक साथ चलाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उस बुक्स में से हम रेडी रेकनर नोट्स बनाएंगे। और फाइनल पेपर के टाइम पे आपको बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय द टाइम आप मेरे साथ पढ़ रहे होगे आपके नोट्स रेडी होंगे। नोट्स के बाद हम हर चैप्टर के सेक्शन की लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के बाद सेक्शन की लिस्ट क्रिएट होगी, हर चैप्टर के बाद उसकी असाइनमेंट होगी, उसके बैक क्वेश्चंस होंगे, और आपको पता है कि जैसे चैप्टर एंड होगा उसके 2 to 3 डेज के बाद हमने यहाँ पे कंसेक्यूटिवली टेस्ट लेते रहने हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जब हम पढ़ाई करेंगे, सीए इंटर में अगर आप बोलो कि आप एक बार ही रिवीजन करके क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं होता, आपको 3-4 रिवीजन्स चाहिए। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 3-4 रिवीजन्स करवाना। कैसे? जब आप यूनिट 1 का टेस्ट दोगे मेरे को चैप्टर 1 का, तो जब बाय द टाइम हम चैप्टर 2 में आएंगे आपका टेस्ट अनाउंस किया जाएगा कि चैप्टर 2 का है, बट आपके लिए सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि वो टेस्ट चैप्टर 1 and 2 बोथ का है, ठीक है। द मोमेंट यू विल गो टू चैप्टर 3, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि आपका जो टेस्ट है वो चैप्टर 1, 2, 3 तीनों का है। इस तरीके से आपका बाय द टाइम चैप्टर 11 खत्म होगा, आपके चैप्टर 1 का टेस्ट 11 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आपको पता है हम कैसे लेते हैं, दैट इज द की टू आवर सेंटर। वो टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से केस स्टडीज को एंटरटेन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेज या वर्थ हमने कितनी रखनी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमारा सारा सिलेबस हो जाता है, बाकी बहुत टीचर्स के थ्रू देखा गया यू आर ऑन देयर ओन, यहां पे ऐसा नहीं होगा। आपने जब सारा सिलेबस मेरे साथ खत्म किया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 3 घंटे क्रैक करने सिखाना। उसके बाद हम जो आपके टेस्ट लेंगे वो रेगुलरली फुल सिलेबस के होते जाएंगे। वो फुल सिलेबस के टेस्ट से हम आपको इतनी आदत डाल देंगे दैट 3 आवर्स में आपको पता होगा कि मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। इट इज द सेम सिनेरियो, पेपर लेंदी आता है, पेपर उस लेवल का टफ नहीं होता जो फाउंडेशन में लगता है, बिकॉज फाउंडेशन में लॉ हमारे लिए फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, पहली बार ही कर रहे होते हैं, हमें डर होता है। अब आपको लॉ आता है, आपको बेसिक्स आते हैं, हमने सिर्फ उन बेसिक्स को क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लेके चलो 3 मंथ्स के आसपास का सिलेबस रहेगा। 3 मंथ्स में हमने आपको सेपरेट कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी लॉ के लिए,
आपको दो हम चीजें यूज करेंगे, ब्लैक पेन एंड पेंसिल, उसके अलावा हमने कुछ यूज नहीं करना, बिकॉज पेपर में हमारे पास ब्लैक पेन एंड पेंसिल की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाएंगे, हम सेक्शंस की लिस्ट बनाएंगे, हम रूल्स की लिस्ट बनाएंगे, हम फॉर्म नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे, एंड बाय द एंड आपका सिलेबस खत्म होगा। ओवरऑल सिलेबस में से आपने जिस जिस यूनिट में पेनाल्टीज पड़ी होंगी, अगर ऐसा करोगे तो ये जुर्म है। हम पेनाल्टी के सेक्शंस अलग देते हैं, फॉर्म्स के सेक्शन अलग देते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। आपने मेरे साथ बंधे रहना है, मेरे को फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट देते रहना है, और इस तरीके से इंटर में लॉ को क्लियर करना इज वेरी इजी। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? पक्की बात है? क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट। बेटा लेके जा, एक ही मेरे पास। बच्चा आई थिंक अब आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स का फंडा क्लियर होगा विच वी आर स्टार्टिंग। अब मैं आपको बुक का एक व्यू दिखा देता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था। ये अपनी बुक है बेटा, प्रैक्टिकल बुक एक रेडी करवा ली है मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके पेजेस हैं, और ये लास्ट में अपने जो बच्चे पास हुए उनकी फोटो, और ये रहा QR कोड जो मैं आपको बता रहा था। इसको स्कैन करोगे, इसमें नीचे लिखा हुआ है स्कैन हेयर फॉर एडिशनल क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस। तो ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। इसके लाइक लास्ट में आप देखोगे तो ये सारे के सारे अपने क्वेश्चन बैंक है, लास्ट के 130 पेज, और ये प्रैक्टिकल बुक है। आपको मैं जब फर्स्ट डे अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं आपको हर चैप्टर का वेटेज दूंगा। वैसे आपको वैसे जनरली बता देता हूं, इसका 45 मार्क्स का वेटेज है, 45 नंबर का सिर्फ इस किताब का, ठीक है। 55 मार्क्स जो हैं वो बाकी चैप्टर्स के हैं, AS वगैरह के। 45 मार्क्स सिर्फ इसी किताब का वेटेज है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही है, प्रैक्टिकल बुक, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट बेटा। हम लोग अभी आप एक आध दिन अपना पूरा मस्ती मारो, एंजॉय करो, पूरे 2 दिन जो ऐसे जियो कि बस ये आखिरी दिन है हमारे जीवन के, बाकी आखिरी है बेटा, क्योंकि आगे मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो मंडे से बच्चा मैं और मैम अभी आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करके मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि बेटा आपका ये, अब आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में वार्म अप क्लासेस, जैसे हमने फाउंडेशन में स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में 2-2 घंटे की क्लास आपको लगी थी, आपको याद होगा। फिर धीरे धीरे हमने टाइम बढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही सर का बैच शुरू होगा, आई थिंक सर का बैच 15 या 16 नवंबर को शुरू हो रहा है, जब भी स्टार्ट होगा फिर उसके टाइमिंग आपके, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। सर नॉर्मली सुबह पढ़ाते होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो तो तकरीबन सुबह फिर क्या होता है, सुबह 7 बजे या 8 बजे की क्लास होती है, उसके अकॉर्डिंगली। तो ढक्कन अच्छा है, आपको बताता हूँ क्यों। आप अगर मान लो सुबह 7-8 बजे आ गए, या मान लो अपना क्लास स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो अब आप सुबह सुबह अगर आ गए तो आप सपोज कर लो आप दोपहर को जल्दी फ्री हो जाओगे, और उसके बाद घर जाके भी आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा। अब अगर सपोज मैं सुबह पहली क्लास रखता हूँ 10 बजे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सुबह पढ़ना उठना तो है ही नहीं। हम उठेंगे कितने बजे? सर्दियों में 9:15 बजे। नहाना तो होता नहीं सर्दियों में हम लोगों ने, उबान से वीकली हमने ड्राई क्लीनिंग लेना होता खाली। नॉर्मली क्या होता है, मम्मी भेजती बाथरूम में, बेटा नहा करा, तो बच्चा क्या करता है, पानी क्यों टच करता है, हाँ मम्मा नहा लिया, बस वो टच करके बाहर आ जाते हैं, और बाकी डीओ जिंदाबाद, ठीक है। तो वो जो हमारा परफ्यूम और डीओ हमारा चल रहा होता है। तो भाई साहब ये बातें दिमाग में रखना कि अपने को जो वीकली क्लासेस हैं, याद रखना वो भी लगनी है। और भाई थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरे को टाइम पे सिलेबस ख़त्म कराना होता है, तो हम लोग संडेज को भी क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज़ें आप लोगों को फर्स्ट ओरिएंटेशन डे में इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज अपने दिमाग में ना फोकस कर लेना कि हमने ये चीज़ें करनी है। तो हमारे ये आखिरी संडे आ रहा है, इसको एंजॉय कर ले, ताकि आने वाले संडेज को हम थोड़ा फोकस कर ले, ठीक है। मैं आपके लिए ये कर दूंगा, महीने के 2 संडे लगा दूंगा, 2 संडे फ्री कर दूंगा, राइट। क्योंकि मेरा टारगेट है बेटा कि आप लोग को मैं ना मार्च फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम फ्री कर दूं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, पिछले बैच को मैंने 28 फेब को बोला था, मैंने उनको 26 फेब को फ्री कर दिया था। बाद में उनके रिवीजन सारे शुरू हो गए थे दोबारा से। बट आपको बच्चा मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अपना पहले सारा माइंड मेकअप करके प्लान कर लो, प्लान करके अपना डिसीजन भी ले लो,
और डिसीजन ले लो कि हमने ग्रुप 1 देना है कि ग्रुप 2 देना है, हमने क्या करना है, बोथ ग्रुप करना है, सिंगल करना है। पर अभी मैं रेकमेंड करूंगा जो भी प्लान करो, अगर मेरी सलाह मानोगे, अभी चुपचाप खाली ग्रुप 1 पे फोकस करो। पहले एक टारगेट लेके चलते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद फेब में डिसाइड कर लो कि आपने ग्रुप 2 करना है कि नहीं करना। अंडरस्टूड भाई? ठीक है, चलिए एंजॉय कर लो बेटा। आज का आधा दिन जाओ पार्टी शार्टी करो, कल का पूरा दिन पूरा पार्टी शार्टी करो, संडे जितना सो सकते हो सो जाओ। मेरी सलाह मानना बेटा, जितना सो सकते हो सो जाओ, ठीक है? अच्छा ये मत करना कि सैटरडे को सोए तो सीधा संडे को उठे, ये काम नहीं करना। अच्छे से सो जाओ, जो आप लोगों ने क्रिकेट शिकेट खेलना है सब खेल लो, एंजॉय करो पूरा का पूरा, ठीक है? बाद में भी एंजॉय करेंगे, अब चिंता मत करो, बाद में भी एंजॉय करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अभी जो हम लोग को हार्डवर्क अभी आने वाला है, हम थोड़ा उसको पहले उसके लिए माइंड को तैयार कर ले कि हमने ये चीज करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऑन द सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, आप 3-4 महीने खाली मेरी बात को फॉलो कर लो, आपको इंटर में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बस खाली वो हार्डवर्क कर लेना, जो मैं आपको बोल रहा हूं इतना करना है, ठीक है? चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे बच्चा।